तो आप सभी को राधे राधे। आज हम सीटेट पेपर 2 सामाजिक अध्ययन का प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो स्टार्ट करते हैं। लोकतंत्र में चुनावों के संबंध में निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया हुआ है, प्रतिनिधित्व लोकतंत्र में लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनकर अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं और वे प्रतिनिधि पूरे देश के लिए कानून और नियम बनाते हैं, जो कि सही बात है। दूसरा कथन दिया हुआ है, सरकारें नियमित चुनावों द्वारा बदली जा सकती हैं। यह कथन भी सही है, यानी कथन ए और बी दोनों सही हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन चौथा, ए और बी दोनों सही हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग मुगल चारबाग का एक स्थल नहीं है? दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, जो कि चारबाग का एक स्थल नहीं है, जबकि हुमायूं का मकबरा, शालीमार बाग, लाल महल बारी यह चारबाग के स्थल हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। भारत में पंचायती राज प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन चौथा, संवैधानिक दिशा निर्देशों के अंतर्गत देश के प्रत्येक राज्य में पंचायतों के संबंध में अपने कानून होते हैं, जो कि सही बात है। दोस्तों, बात करते हैं पंचायती राज की। पंचायती राज 11वीं अनुसूची में है। किसमें है? 11वीं अनुसूची से संबंधित है और 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो याद रखिएगा कि पंचायत समिति पंचायत स्तर पर द्वितीय स्तर में आता है और ग्राम सचिवों की नियुक्ति होती है, ना कि निर्वाचन किया जाता है। और ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्ष होती है। कितनी होती है? 5 वर्ष होती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसकी कविताओं और विचारों को पंचवाणी और बीजक में संरक्षित किया गया है? दोस्तों, इसका राइट आंसर है कबीर। कबीर की कविताओं और विचारों को पंचवाणी और बीजक में संरक्षित किया गया है, जो कि सही उत्तर है। याद रखिएगा, कबीर के उपदेश, कविता तथा विचारों का संग्रह बीजक तथा पंचवाणी में मिलता है। कबीर दास निर्गुण विचारधारा के संत थे। अगला प्रश्न देखेंगे। गढ़कटंगा के गोंड राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? 200 गढ़कटंगा के गोंड राज्य से सही ऑप्शन है ऑप्शन पहला, यह एक समृद्ध राज्य था। कौन सा? गढ़कटंगा के गोंड राज्य, यह एक समृद्ध राज्य था। इसने जंगली हाथियों को पकड़कर और उनको दूसरे राज्यों में निर्यात करके धन कमाया। तो याद रखिएगा, गढ़कटंगा मध्यकालीन भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य था। यह राज्य हाथियों के लिए प्रसिद्ध था, साथ ही दक्षिण भारत तथा उत्तर भारत को जोड़ने का कार्य करता था। इसी कारण अकबर ने इसे अपने अधिकार में लिया था, गढ़कटंगा को। अगला प्रश्न देखेंगे। एलोरा की गुफा 15। दोस्तों, एलोरा की गुफा महाराष्ट्र में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं? महाराष्ट्र में पाई जाती हैं। और वर्तमान में महाराष्ट्र के सीएम कौन है? एकनाथ शिंदे हैं। तो याद रखिएगा, एलोरा की गुफा 15 का वित्तीय चित्र, जिसमें विष्णु भगवान को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है, किस काल की कृति है? दोस्तों, यह राष्ट्रकूल काल की कृति है। तो इसका सही उत्तर है राष्ट्रकूल काल। दोस्तों, याद रखिएगा, एलोरा महाराष्ट्र में स्थित है। यहाँ की गुफा हिंदू, बौद्ध, जैन धर्मों में संबंधित है। किससे संबंधित है? हिंदू, बौद्ध, जैन धर्मों से संबंधित है। एलोरा की गुफा 15 राष्ट्रकूट शासन काल की कलाकृति से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से वस्तु विनिमय पद्धति की सही विशेषता कौन सी है? दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा। ऑप्शन तीसरा इसका सही उत्तर है। यह खर्चीली और समय साध प्रक्रिया है। कैसी है? यह खर्चीली और समय साध प्रक्रिया है। तो याद रखिएगा, वस्तु विनिमय प्रणाली में विनिमय करने वाली वस्तुओं का ही आदान प्रदान कर लिया जाता है, किंतु दोस्तों यह खर्चीली और समय साध प्रक्रिया है, वस्तु विनिमय पद्धति। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित स्थलाकृतियों में से किसमें छत्रक सेल पाए जाते हैं? दोस्तों, ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा, रेगिस्तान में छत्रक सेल पाए जाते हैं। याद रखिएगा, रेगिस्तान में हवाओं से पत्थर घिसकर एक विशेष आकृति का रूप धारण कर लेते हैं, जिसे छत्रक कहते हैं। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बंगाल की 18वीं सदी में धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया? दोस्तों, इसका राइट आंसर है
मुर्शीद कुली खान इसका सही उत्तर है। मुर्शीद कुली खान के समय बंगाल पर मुगल नियंत्रण कम होने लगा। अली वर्दी खान के समय तो बंगाल पूरी तरह स्वतंत्र हो गया था। तो इसका सही उत्तर है मुर्शीद अली खान। दोस्तों आगे देखेंगे, निम्नलिखित का मिलान कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ दिया हुआ है वायुमंडल की परत और दूसरी तरफ उसकी विशेषताएं दी गई हैं। क्षोभ मंडल, दोस्तों क्षोभ मंडल में मौसम की लगभग सभी घटनाएं इस परत में घटित होती हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, जो कि चौथा इससे संबंधित है। और बात करते हैं समताप मंडल की। समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। तो इसका सही उत्तर है, इसमें ओजोन गैस की एक परत होती है। बात करते हैं मध्यमंडल की। यह अंतरिक्ष से संबंधित है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं, जो कि सही उत्तर है। बाह्य वायुमंडल आयन मंडल इस परत का एक भाग है। तो याद रखिएगा, बाह्य वायुमंडल आयन मंडल इस परत का एक भाग है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में चिकित्सा पर्यटकों के संदर्भ में निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया हुआ है, वे विदेशी पर्यटक जो भारत के उन अस्पतालों में अपना इलाज कराने के लिए विशेष रूप से आते हैं जहां उन्हें अपने देश की तुलना में कम मूल्य पर विश्व स्तरीय सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं, जो कि सही कथन है। अगला कथन दिया हुआ है, वे भारत के भीतर के ही प्रवासी हैं जो एक राज्य से दूसरे राज्य के उन अस्पतालों में अपना इलाज कराने के लिए जाते हैं जहां उन्हें अपने राज्य की तुलना में कम मूल्य पर विश्व स्तरीय सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं, जो कि गलत कथन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है कथन ए सही है किंतु दूसरा गलत है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन पहला। अगला प्रश्न देखेंगे, रमाबाई जो महिला शिक्षा की योद्धा थीं किसकी? रमाबाई जो महिला शिक्षा की योद्धा थीं, कभी स्कूल नहीं गईं, फिर भी उन्हें पंडिता की उपाधि दी गई। क्योंकि दोस्तों इसका सही उत्तर है, वे संस्कृत पढ़ना लिखना जानती थीं, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। क्योंकि उनके समय में महिलाओं को इस प्रकार का ज्ञान अर्जित करने की अनुमति नहीं थी। यह इसका सही उत्तर है। तो याद रखिएगा, रमाबाई संस्कृत की ज्ञाता थीं, इसी कारण उन्हें पंडिता रमाबाई कहा जाता है। वे महिला शिक्षा सुधार की अग्रणी नेत्री थीं। अगला प्रश्न देखेंगे, 43, 1856 ईस्वी में निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने यह निर्णय किया था कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे और उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा? इसका राइट आंसर बताइएगा। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, डलहौजी। तो याद रखिएगा, डलहौजी ने घोषणा की थी कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होगा और उनके वंशज बादशाह की पदवी नहीं लेंगे। यह इसका सही उत्तर है, डलहौजी। अगला प्रश्न देखेंगे, औपनिवेशिक शिक्षा पर गांधी जी के विचार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? दोस्तों इसका सही उत्तर है चौथा, अंग्रेजी शिक्षा पढ़ने और लिखने की अपेक्षा मौखिक ज्ञान पर अधिक बल दिया। यह कथन गलत है, जो कि आपका सही उत्तर है। तो याद रखिएगा, महात्मा गांधी मातृभाषा में शिक्षा ग्रहण करने के पक्ष में थे। किसके पक्ष में थे? मातृभाषा ग्रहण करने के पक्ष में थे, ना कि दोस्तों अंग्रेजी शिक्षा पढ़ने और लिखने की अपेक्षा मौखिक ज्ञान पर अधिक बल दिया है। यह कथन गलत है, जो कि सही उत्तर है आपका। अगला प्रश्न देखेंगे, 1857 ईस्वी के विद्रोह के तत्काल बाद ब्रिटिश सरकार की प्रशासनिक नीतियों में आए परिवर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया हुआ है, ब्रिटिश संसद ने 1858 ईस्वी में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप दिए, जो कि दोस्तों सही कथन है। और दूसरा कथन है,
यह तय किया गया कि सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात बढ़ाया जाए तथा यूरोपीय सिपाहियों की संख्या को कम कर दिया जाए। यह कथन गलत है। तो कथन ए सही है किंतु बी गलत है। ऑप्शन पहला ए सही है और बी गलत है, इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे, दक्षिण भारत में नमक सत्याग्रह के एक वायुवृद्ध राष्ट्रवादी नेता निम्नलिखित में से कौन थे? दोस्तों इसका सही उत्तर है सी राजगोपालाचार्य। नमक सत्याग्रह के एक वायुवृद्ध राष्ट्रवादी नेता थे। तो याद रखिएगा, वर्ष 1930 के नमक सत्याग्रह में सी राजगोपालाचार्य ने भाग लिया और उन्होंने तिरुचिरापल्ली में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न देखेंगे 47, ज्योतिबा राव फूले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी को निम्नलिखित में से किन्हें समर्पित किया? तो याद रखिएगा दोस्तों, गुलामगिरी पुस्तक किनकी है? ज्योतिबा राव फूले की है। और यहाँ पर इसके संबंध में पूछा गया किन्हें समर्पित किया था? उन अमेरिकियों को जिन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए अमेरिकी गृह युद्ध में भाग लिया है, इसका सही उत्तर है। तो याद रखिएगा, ज्योतिबा राव फूले ने गुलामगिरी पुस्तक में अमेरिकी गृह युद्ध का वर्णन किया। वे महाराष्ट्र के एक महान समाज सुधारक थे। कैसे थे? वे महाराष्ट्र के एक महान समाज सुधारक थे। अगला प्रश्न देखेंगे 48, भारत में उच्च न्यायालयों के संबंध में दिए गए दो कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों ऑप्शन पर कथन दिया हुआ है, पहला, उच्च न्यायालय राज्य सरकार के अंतर्गत आते हैं और उनकी ओर से ही कार्य करते हैं, जो कि दोस्तों कथन गलत है। दूसरा कथन है, उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्य के मुख्यमंत्री के साथ विचार विमर्श करने के बाद की जाती है। दोस्तों यह भी कथन गलत है। उच्च न्यायालय के जो सभी न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है वह राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, ना कि मुख्यमंत्री। तो यह कथन भी गलत है। तो ऑप्शन इसका दूसरा, ए और बी दोनों गलत हैं। तो याद रखिएगा, उच्च न्यायालयों के जो सभी न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित मदों में से कौन सी मद कैल्को के नाम से जानी गई है जिसे पुर्तगाली भारत से यूरोप ले गए थे? दोस्तों इसका सही उत्तर है सूती कपड़े। तो कैल्को के नाम से जाने वाली क्या है? सूती कपड़े जाने जाते हैं कैल्को के नाम से। तो याद रखिएगा, कैल्को सूती कपड़ा था। क्या था? कैल्को सूती कपड़ा था और मध्यकाल तथा अंग्रेजों के आगमन तक यह भारत का सर्वाधिक निर्यात होने वाला मद था। ब्रिटिश शासन की नीतियों ने भारतीय वस्त्र उद्योगों को तबाह कर डाला। यह इसका सही उत्तर है। तो याद रखिएगा, कैल्को के नाम से क्या जाना जाता था? सूती कपड़ा जाना जाता था। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक अनुभव करता है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विषय का भार बहुत है। निम्नलिखित में से सबसे अच्छे उपायों का सुझाव दीजिए जो इस समस्या का समाधान करे। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, ऐसी विषय वस्तुएं विकसित करें जो विषय सीमाओं को पार करके कई प्रत्ययों को सिखा सकें। तो याद रखिएगा, शिक्षक को केवल विषय वस्तु में ही छात्रों को सीमित नहीं रखना चाहिए, वरन विषय वस्तु की सीमाओं के बाहर उपयोगी ज्ञान से विद्यार्थियों को अवगत कराना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन चौथा। अगला प्रश्न देखेंगे, अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचने के लिए गहरे छिद्र बनाए जाते हैं। इस प्रकार के खनन को क्या कहा जाता है? दोस्तों बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचने के लिए गहरे छिद्र बनाए जाते हैं। इस प्रकार के खनन को क्या कहा जाता है? दोस्तों इसका सही उत्तर है प्रवेदन। इसे कहते हैं प्रवेदन। तो याद रखिएगा, प्रवेदन विधि द्वारा गहराई में जाकर खनिजों की खोज तथा उत्खनन किया जाता है। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है? यह संभाव्य संसाधन का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? लद्दाख में प्राप्त यूरेनियम का उपयोग नहीं किया जा सका, इसीलिए यह संभाव्य संसाधन का उदाहरण है। यह इसका सही उत्तर है। आगे देखेंगे,
गर्म जल के झरने डॉट डॉट से प्राप्त ताप ऊर्जा के परिणाम स्वरूप बनते हैं। दोस्तों इसका सही उत्तर है भूतापीय ऊर्जा। गर्म जल के झरने भूतापीय ऊर्जा से प्राप्त ताप ऊर्जा के परिणाम स्वरूप बनते हैं, यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे, संसार में प्रचलित रोपण कृषि की सही विशेषता का चयन निम्नलिखित में से कीजिए। दोस्तों इसका सही उत्तर है यह वाणिज्यिक प्रकार की कृषि है जो विस्तृत क्षेत्रों पर की जाती है। किस पर की जाती है? जो विस्तृत क्षेत्रों पर की जाती है। तो याद रखिएगा रोपण कृषि व्यापक पैमाने पर की जाती है और उसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक लाभ अर्जित करना होता है, अतः इसमें वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन पर बल दिया जाता है। यह इसका सही उत्तर है। यह इसका सही उत्तर है रोपण कृषि के बारे में। अगला प्रश्न है, मध्य और शीर्ष प्रबंधन की प्रतिभा सर्वाधिक उपलब्ध होने का विशेष लाभ निम्नलिखित में से किस नगर को हमेशा प्राप्त है? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा, बेंगलोर इसका सही उत्तर है। तो याद रखिएगा दोस्तों, मध्य और शीर्ष प्रबंधन की प्रतिभा सर्वाधिक उपलब्ध होने का विशेष लाभ किस नगर को हमेशा प्राप्त होता है? बेंगलोर को प्राप्त होता है। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे, राजकीय विधायिका अंग से अभिप्राय है, बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा? राजकीय विधायिका ऑप्शन इसका तीसरा सही है, नागरिकों द्वारा निर्वाचन प्रतिनिधि से इसका अभिप्राय है। किससे अभिप्राय है? नागरिकों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि से इसका अभिप्राय है। तो याद रखिएगा राजकीय विधायिका में राज्य के नागरिकों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि शामिल होते हैं, परंतु कुछ राज्यों में दो सदनीय विधानमंडल होने के कारण जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए सदस्य भी राजकीय विधायिका में शामिल होते हैं। तो इसका सही उत्तर है तीसरा। तो याद रखिएगा आगे के लिए कि राज्य की जो विधायिका है वह नागरिकों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि से संबंधित है। अगला प्रश्न है, फौजदारी कानून के अंतर्गत मामले के निवारण के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन पहला, सबसे पहले पुलिस के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट या जिसे हम प्राथमिकी कहते हैं दर्ज कराई जाती है और इसके बाद ही अदालत में मामला दर्ज किया जाता है, जो कि फौजदारी कानून के अंतर्गत सही है। जो कि फौजदारी कानून के अंतर्गत सही है। तो याद रखिएगा कि दिए गए विकल्पों में से प्रथम विकल्प जो कि आपका सही है, सामान्य एफआईआर दर्ज कराने का याद रखिएगा जो सामान्यतः एफआईआर दर्ज कराने के बाद मामला अदालत में दर्ज कराया जाता है, परंतु कुछ मामलों में न्यायालय अपने संज्ञान में आने पर एफआईआर दर्ज करने को कहता है। क्या करने को कहता है? कुछ ही मामलों में न्यायालय अपने संज्ञान में आने पर एफआईआर दर्ज करने को कहता है। तो याद रखिएगा कि फौजदारी कानून के अंतर्गत सबसे पहले पुलिस के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी जिसे प्राथमिकी कहते हैं दर्ज कराई जाती है और इसके बाद ही अदालत में मामला दर्ज किया जाता है, जो कि सही उत्तर है। अपराध की जांच करने में पुलिस की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन पहला, सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश पुलिस को जांच के दौरान किसी को सताने या पीटने या गोली मारने की अनुमति नहीं देता है। तो याद रखिएगा कि अपराध की जांच करने में पुलिस की प्रमुख भूमिका होती है कि सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश पुलिस को जांच के दौरान किसी को सताने या पीटने या गोली मारने की अनुमति नहीं देता है। अपराध की जांच करने में जुटी पुलिस जांच के दौरान मारपीट या अन्य प्रताड़ना नहीं दे सकती, साथ ही वह किसी को गोली नहीं मार सकती। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे, मौलिक अधिकारों के विषय में निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन पहला दिया हुआ है, भारत के संविधान में दिए गए सभी मौलिक अधिकार न्यायालय में बाध्यकारी हैं। और दूसरा कथन दिया हुआ है, शोषण के विरुद्ध अधिकार नागरिकों को उच्च स्तर के न्यायालय में जाने के लिए अनुमति प्रदान करता है यदि वह समझता है कि निचले स्तर के न्यायालय द्वारा
दिया गया निर्णय अन्यायपूर्ण है। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों इसका सही उत्तर है ए और बी दोनों सही हैं। तो याद रखिएगा, भारत के संविधान में दिए गए सभी मौलिक अधिकार न्यायालय में बाध्यकारी होते हैं, जो कि सही कथन है। दूसरा कथन है, शोषण के विरुद्ध अधिकार नागरिक को उच्च स्तर के न्यायालय में जाने के लिए अनुमति प्रदान करता है यदि वह समझता है कि निचले स्तर के न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय अन्यायपूर्ण है। यह भी कथन सही है। तो ऑप्शन चौथा सही उत्तर है।